किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, कृषि वैज्ञानिक आपके लिए नई नई खोज करते हैं, नए नए शोध करते हैं जिससे कि खेती किसानी में आपको मदद मिल सके। जैसे कि हम सभी को ये ज्ञात है कि धान की कटाई के बाद उसकी पराली को अधिकतर जो हमारे किसान हैं वो जला देते हैं, लेकिन किस तरह से आप पुआल को खेतों में ही दबा सकते हैं, उसके लिए कई तरह की मशीनों का आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स आपको वो मशीन उपलब्ध करवाते हैं। तो आइए कस्टम हायरिंग सेंटर पर देते हैं आपको कुछ विशेष जानकारियाँ। देश कृषि यंत्रीकरण के नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जिसमें एक ओर कृषकों को अच्छी गुणवत्ता के कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की चुनौती है तथा दूसरी ओर छोटे जोत के कृषकों के लिए कस्टम हायरिंग सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। देश के उन क्षेत्रों में जहां किसी विशेष फसल या प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना है, उनके लिए विशेष कृषि यंत्रों तथा तकनीकों का प्रयोग बढ़ाना जरूरी है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस कस्टम हायरिंग केंद्र को संचालित किया जा रहा है। आधुनिक युग में कृषि कार्य के लिए कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। खेती के कार्य के लिए अब नए नए कृषि यंत्र उपयोग में लिए जाने लगे हैं, जिससे किसान को कम समय में ज्यादा उपज लेने में अपनी खेती के कार्य करने में आसानी हुई है। लेकिन ये आधुनिक कृषि यंत्र काफी महंगे हैं, जिन्हें छोटे जोत का किसान नहीं खरीद सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में कस्टम हायरिंग केंद्र शुरू किए हैं। पिछले 6 वर्षों में अब तक कस्टम हायरिंग सेंटर की शुरुआत कर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जहां से किसान अपनी जरूरत के अनुसार कृषि यंत्र किराए पर लेकर अपने कृषि संबंधी कार्य आसानी से कर सकेंगे। किसान को कृषि यंत्र को खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, बस किसान को इन कस्टम हायरिंग केंद्र पर जितने समय के लिए कृषि यंत्र चाहिए उतने समय के लिए कृषि यंत्र किराए पर लेने के लिए टोल फ्री कॉल सेंटर या मोबाइल ऐप पर एडवांस बुकिंग करानी होगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से किसी भी एंड्रॉयड फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद किसान के खेत में केंद्र की ओर से कृषि यंत्र किसान के खेत में भेज दिया जाएगा। इस दौरान जितने समय के लिए किसान ने कृषि यंत्र किराए पर लिया है, उससे उस समय तक का किराया वसूला जाएगा। ये उन किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण योजना है जो कृषि यंत्र नहीं खरीद सकते। वहीं यह योजना बेरोजगार ग्रामीण युवकों के लिए भी फायदेमंद है कि वे अपना केंद्र खोलकर रोजगार शुरू कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर में ट्रैक्टर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ, डिस्क हैरी, कल्टीवेटर, रोटावेटर, ट्रैक्टर चलित रीपर और मल्टी क्रॉप पावर थ्रेशर मशीन की सुविधा प्राप्त है। सभी यंत्र ट्रैक्टर के हॉर्स पावर के अनुकूल हैं। हरियाणा के जठलाना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत क्षेत्र के गांव माधो बांस कृषि विभाग की ओर किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान भी दिया जा रहा है। इस योजना के तहत खंड रादौर में 12 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए, जिसके लिए किसान सोसाइटी बनाकर या व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकता है। इसमें उन कृषि यंत्रों पर जोर दिया जा रहा है जिनके प्रयोग से फसलों के अवशेष को जलाने की आवश्यकता नहीं रहती। केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ दिन रात काम कर रही है। सरकार किसानों को हर वो सुविधा दे रही है जिससे उनकी कृषि लागत कम हो और आय बढ़े। छोटे जोत के किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वे खेती बाड़ी में काम आने वाले अत्याधुनिक कृषि यंत्रों को खरीद नहीं सकते। इसके लिए सरकार ने अब छोटे किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। CHC फार्म मशीनरी मोबाइल ऐप के जरिए किसान अपने खेत के 50 किलोमीटर दायरे में उपलब्ध खेती के उपकरण को मंगा सकेंगे। इस ऐप को बहुभाषी बनाया गया है। ये ऐप हिंदी और अंग्रेजी समेत 12 भाषाओं में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में किसानों को कृषि फसलों हेतु किराए पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
नियमानुसार आमंत्रित किए गए हैं। 10 लाख कृषि यंत्र सब्सिडी लेकर निजी कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना हेतु आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में किसानों को किराए पर खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग ने सहकारिता विभाग को 8 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। इसके साथ ही अभी आपने देखा हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान कार्यक्रम गांव किसान में। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट के जरिए हम पशुपालन से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे कि खेती किसानी के साथ साथ अगर आप पशुपालन करें तो आप अपनी आय में इजाफा कर सकें। तो आइए आपको जानकारी देते हैं किस तरह से नीली क्रांति ने बढ़ाई है किसानों की आय। भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मानव आहार में मछली का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। मत्स्य उद्योग एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कोई भी अपनाकर अच्छी आय प्राप्त कर सकता है। साथ ही इससे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। विश्व में मत्स्य उत्पादन या मात्स्यिकी में भारत का स्थान दूसरा है। मत्स्य पालन क्षेत्र 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। मत्स्य पालन के विकास से भारत की पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है और उन क्षेत्रों में रोजगार भी प्रदान कर सकता है जहां मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी निवास करती है। यही वजह है कि सरकार द्वारा भी इस क्षेत्र में अब भरपूर ध्यान दिया जा रहा है और इसी क्रम में नीली क्रांति मिशन को तैयार कर उस पर अमल किया जा रहा है। देश के मत्स्य उत्पादन में कम से कम 50 लाख टन की बढ़ोतरी और मत्स्य निर्यात को 100 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंचाना तय किया गया है। इसके लिए न सिर्फ तकनीकी विकास जरूरी है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया जाना भी उतना ही आवश्यक है। यही वजह है कि केंद्र सरकार देश में मत्स्य उत्पादन और इसके लिए जरूरी ढांचागत सुविधाओं के विकास पर अगले 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। क्या है नीली क्रांति मिशन? भारत सरकार द्वारा मत्स्यिकी और जल जीव पालन के महत्व को समझते हुए पहले से चल रही इनसे जुड़ी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को नीली क्रांति मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। देश के आर्थिक विकास में भी मत्स्यिकी का अहम योगदान है क्योंकि भारत में मछली का उत्पादन उसकी खपत से ज्यादा होता है। ऐसे में भारत मछली का एक बहुत बड़ा निर्यातक है। वर्ष 2016-17 में भारत द्वारा रिकॉर्ड 37,870 करोड़ 90 लाख रुपए मूल्य के बराबर की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा 11,34,948 मीट्रिक टन समुद्री मछलियों या जलजीवों का निर्यात कर कमाई गई थी। अमेरिका और यूरोप के देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश भारत से समुद्री जलजीवों का भारी मात्रा में आयात करते हैं। कुल मत्स्य निर्यात में लगभग 38.28% या डॉलर में हुई कमाई के रूप में 64.50% की झींगों की भागीदारी है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड या NFDB के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के GDP में मत्स्य क्षेत्र की भागीदारी लगभग 1.1% और कृषि GDP में लगभग 5.15% है।
देश में वर्ष 2016-17 के दौरान लगभग 1 करोड़ 14 लाख टन मछलियां और अन्य जल जीव समुद्री तटों और अंतःस्थलीय मछुआरों द्वारा पकड़े या मत्स्य पालन के जरिए उत्पादित किए गए। यही नहीं, एक्वाकल्चर के क्षेत्र में भी हमारा देश विश्व में दूसरे पायदान पर है। 2017-18 के दौरान अंतर्देशीय क्षेत्र से 8.90 मिलियन मीट्रिक टन और समुद्री क्षेत्र से 3.69 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन के साथ 12.59 मिलियन मीट्रिक टन का कुल मछली उत्पादन दर्ज किया गया था। 2016-17 की तुलना में 2017-18 के दौरान मछली उत्पादन में औसत वृद्धि 10.14% यानी 11.43 मिलियन मीट्रिक टन रही है। आजादी के बाद से अब तक हमारे देश में मत्स्य उत्पादन में लगभग 14 गुना की वृद्धि हुई है और आगे भी यहाँ मात्स्यिकी उद्योग में अपार संभावनाएं हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रकृति द्वारा हमारी विरासत में मिले कई उपहार। जी हाँ, हमारे देश में इन्हीं विपुल प्राकृतिक जल संसाधनों की बदौलत आज देश में मत्स्य उत्पादन में निरंतर बढ़ोतरी संभव हो पा रही है। इन जल स्रोतों के बल पर ही मात्स्यिकी उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादन के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, किस तरह से नीली क्रांति के जरिए किसानों की आय बढ़ी है, अभी आपने विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव का उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दें। गाय व भैंस को ताव में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर गाभिन करवाने का उचित समय है। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करें। तो अभी आपने जाना इस माह का पशुपालक कैलेंडर। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, कड़ी मेहनत और परिश्रम करके ही कोई अपना नाम कामयाब किसान की सूची में दर्ज करवाता है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से जिन्होंने दूसरे किसानों को प्रेरणा दी है। आमतौर पर हर युवा का सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर बढ़िया नौकरी करे और एक अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लीक से हटकर काम करते हैं। वो दुनिया की नहीं, अपने मन की आवाज को सुनते हैं। उन्हीं में से एक नाम है हरियाणा की रहने वाली मोनिका चौधरी का, जिन्होंने लाखों रुपए की कॉर्पोरेट की नौकरी को छोड़कर खेती किसानी में हाथ आजमाया। उन्होंने नौकरी छोड़कर मशरूम की खेती करने का फैसला किया और आज उन्होंने इस क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। मोनिका चौधरी के इस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर मशरूम की खेती करने का फैसला लिया तो न सिर्फ उनके रिश्तेदारों को बल्कि उनके दोस्तों को भी ये मूर्खता वाला फैसला लगा। उन्होंने मोनिका को ऐसा करने से मना किया, लेकिन कुछ अलग करने की चाह ने उन्हें इन सब चीजों से हताश नहीं किया और वो अपने फैसले पर कायम रही। हालांकि मोनिका चौधरी की खेती किसानी की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी।
ऐसे में मशरूम की खेती करना उनके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो था ही। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम सोलन से मशरूम की खेती की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग से लौटने के बाद उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां वो इसकी खेती कर सकें और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना फार्म स्टार्टअप शुरू किया। लगभग 1 महीने में सभी काम पूरे हो गए, लेकिन उनका असली संघर्ष अभी बाकी था। उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही थी वो थी कीटों की। कोई भी बिना केमिकल के इस्तेमाल के फार्म को कैसे चलाए, इस बात का सही जवाब नहीं दे पा रहा था और मोनिका चौधरी केमिकल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उनके पास एक ही विकल्प था, मशरूम की खराब फसल को फेंकने का, जिससे खर्चा और बढ़ता गया। लेकिन नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से मशरूम उगाना उनकी जिद हो गई थी। 3-4 महीने तक उन्होंने खराब मशरूम को फेंका, लेकिन समय के साथ उन्होंने नई चीजें सीखी और इस पर अमल किया, जिससे उन्हें कामयाबी मिल गई। अब वो अपने इस अनुभव को दूसरों से भी साझा करती हैं और उन्हें भी नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से मशरूम उगाना सिखाती हैं। उनके पास सीखने वालों में 80% से ज्यादा महिलाएं होती हैं और ज्यादातर वो महिलाएं होती हैं जो नौकरी छोड़कर कुछ अलग करना चाहती हैं, या फिर वो जो किसी वजह से नौकरी नहीं कर पाई या जिनको कोई काम नहीं मिल रहा था और रोजगार की तलाश में थी। मोनिका चौधरी के ट्रेनिंग देने का तरीका भी थोड़ा अलग है। वो केवल 1 दिन की ट्रेनिंग देती हैं। इसके बाद उनको उनके फार्म में 15 दिन काम करना होता है। उन्हें वहाँ ठीक वैसे ही काम करना होता है जैसे वो अपने फार्म में काम करती हैं। इससे उन्हें ये फायदा होता है कि वो काम को अच्छी तरह से सीख जाते हैं, साथ ही बाजार को भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जिससे बाद में उन्हें इस व्यवसाय को करने में कोई परेशानी नहीं आती है। इनमें से ज्यादातर जगहों पर बटन मशरूम की खेती होती है, लेकिन मोनिका चौधरी पिछले कई वर्षों से ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रही हैं और अच्छा उत्पादन भी ले रही हैं। इसमें स्पॉन बीज के जरिए मशरूम की खेती की जाती है। ऑयस्टर मशरूम को बैग में स्पॉन लगाने के बाद 15 दिनों में इसमें ऑयस्टर की सफेद खूंटियाँ निकलने लगती हैं। ये मशरूम बैग में चारों तरफ निकलने लगता है। इस मशरूम में सबसे अच्छी बात ये होती है, इसे किसान सुखाकर भी बेच सकते हैं। इसका स्वाद भी तीनों मशरूम में सबसे बेहतर होता है। मोनिका चौधरी कहती हैं कि अगर आपके पास 1 से ज्यादा कमरा है तो आप भी ये काम शुरू कर सकते हैं। मैंने जब मशरूम का काम शुरू किया था, उससे पहले मैं एक 6 फिगर सैलरी वाली कॉर्पोरेट जॉब में काम करती थी। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो ना सिर्फ मेरे दोस्त पर मेरे घर वालों को ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ अजीब काम कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी इससे शायद बोर हो जाऊँगी। पर आज 1 साल के बाद इस बात को लेके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं उसमें 80 to 90% औरतें हैं। वो औरतें हैं जो या तो अपने करियर में ब्रेक लेके कुछ करना चाहती हैं, वो औरतें हैं जो आज तक शायद कभी कुछ कर नहीं पाई हैं और उनको अपने करियर को बिल्ड करना है, पर उनको इस तरीके से बिल्ड करना है कि उसके अंदर कुछ मीनिंगफुल हो, उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हो। मैंने मशरूम उगाने की ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन से ली थी और ये ट्रेनिंग मैंने पिछले साल अप्रैल में ली थी। ट्रेनिंग लेके आने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे कहाँ पर अपना फार्म सेटअप करना है, तो मैंने अपने घर के पास एक पहले जगह आइडेंटिफाई करी, ढूंढी और उस जगह पर हमने सबसे पहले ये कमरा तैयार किया था। इस कमरे को कंस्ट्रक्शन करने में पूरा हमें 1 महीना लग गया। हमने इस कमरे को तैयार किया। इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो ये लटका के मशरूम ग्रो करने के लिए पूरे हैंगिंग्स तैयार करे। उसके बाद हम लोगों ने बैग्स तैयार करने शुरू करे। बैग्स तैयार होने के बाद जब उनका स्पॉन रन कंप्लीट हुआ तो उनको इस कमरे में लेके आए और यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसकी अपनी फ्रूटिंग होती है। पिछले 1 साल से मैं ऑयस्टर मशरूम कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस है मुझे मार्केट में ऑयस्टर मशरूम से।
हालांकि नॉर्थ में बटन मशरूम बहुत पॉपुलर है, लोग बटन मशरूम खाते हैं, पर मैंने अपने पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि लोगों को ओएस्टर मशरूम का टेस्ट भी बहुत पसंद आ रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा मशरूम सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जितना फ्रेश मशरूम निकालती हूँ मेरा ज़्यादातर फ्रेश मशरूम ही बिक जाता है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको और इससे अलग अलग डिशेस बनाते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये हमारा ग्रोइंग रूम है। यहाँ पर हम जैसे कि आप देख सकते हो ओएस्टर मशरूम्स की फ्रूटिंग हो रही है। एक बार जब बैग का स्पॉन रन पूरा हो जाता है उसको हम फिर इस कमरे में ले आते हैं जिसको बोला जाता है ग्रोइंग रूम, फ्रूटिंग रूम। यहाँ पर 80% से ऊपर ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है, हवा में मॉइस्चर होता है। उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। हम पानी का स्प्रे कर सकते हैं, हम ज़मीन गीली कर सकते हैं, हम स्प्रिंकलर्स लगा सकते हैं, फॉगर्स लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं ये एक नेचुरल ग्रोइंग रूम है, इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया जाता है, सारे नेचुरल ऑर्गेनिक तरीक़ों से हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ जिसमें लोग आते हैं, मैं उनको एक पूरा दिन के लिए ट्रेन करती हूँ और उसके बाद वो 15 दिन मेरे साथ काम करते हैं और बिल्कुल उस तरीके से काम करते हैं जैसे कि ये उनका फार्म है। उनको बैग बनाना है, उनको भूसा भिगाना है, उनको बैग बना के कमरे में रखना है, एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाना है और 15 दिन में उनको बिल्कुल वैसा वाला एक्सपीरियंस मिल जाता है कि जैसे उनको अपने फार्म में काम करना होगा। और उस सब के बाद जब वो जाके अपना काम शुरू करते हैं तो उनके पास एक एक्सपीरियंस भी होता है, एक ट्रेनिंग भी होती है और साथ साथ उन्होंने मार्केटिंग का भी एक स्टार्टिंग लेवल इन्फॉर्मेशन ले ली होती है, जिससे उनको ये यकीन होता है कि अगर हम मशरूम उगा लेंगे तो उसके बाद उसे बेच भी पाएंगे। ये जो एक रास्ता अपने आप से बन रहा है और जो लोग मेरे पास जिस तरीके से आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही मोटिवेटिंग चीज़ है। मोनिका को मैं पिछले 10-12 सालों से जानती हूँ, जब हम दोनों ही वातानुकूलित एनवायरनमेंट में एक साथ बैठ के और डेस्क पे बैठ के काम करते थे। फिर मुझे पता चला, 1 साल पहले मुझे पता चला कि मोनिका ने ये मशरूम की खेती करने का बीड़ा उठाया है। तो मैं इतनी ज़्यादा, पहले तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि इधर इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि अपनी एक अच्छी चलती नौकरी छोड़ करके इन्होंने कुछ नया करने का सोचा, कुछ ऐसा करने का सोचा जो हमारे देश के लिए, मतलब हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो वो उसके लिए भी, उसको भी सपोर्ट करता है। इस जगह को देख के पहले तो बहुत प्रसन्नता हुई है और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और मुझे लगता है कि मैं उनसे अब ट्रेनिंग लूँगी, इनके साथ आके इनके अंडर इनके गाइडेंस में काम करूँगी और उसके बाद मैं अपनी मशरूम की खेती शुरू करूँगी। इस काम में अच्छा मुनाफा है, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे ही करनी पड़ती है। जब एक बार बाजार को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो अच्छा मुनाफा होने लगता है। इसके साथ ही इसमें नए नए खोजों की अपार संभावनाएं हैं। आप इंटरनेट पर जितना ज्यादा इसके बारे में रिसर्च करेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। इसके अलावा मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने वाले उम्मीदवारों को सरकार और राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता की व्यवस्था है। यह सहायता कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाती है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि कार्यक्रम में दी गई जानकारी आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।